हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज लेकर आई हूँ क्लास 9th की बायो का जो चैप्टर हमारा चल रहा था। और बहुत इजी चैप्टर है क्योंकि अब आपको पता ही है सारी नॉर्मल वाली बायो तो खत्म हो चुकी है, थोड़ी सी इन्वायरमेंट और जीके वाली बायो शुरू हो गई है। तो चैप्टर आपको इजी लग रहा होगा और कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। और आज हम जो करने वाले हैं वो L5 करने वाले हैं, उसी चैप्टर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हमने थोड़ा सा वही इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा है जिसपे क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर फ्लो आपको पता ही है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो रोग संचरण की विधियां पढ़ेंगे कि रोग फैलते कैसे हैं, होते किससे हैं वो हम देख चुके हैं, विषाणु जीवाणु इनसे होते हैं, लेकिन फैलते किससे हैं ये देखेंगे। उसके बाद संचरण के प्रकार देखेंगे और उसी में जो प्रकार हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लास्ट सेक्शन में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में कि रोग जो है वो वायरस से फैल सकता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु से फैल सकता है, किसी प्रोटोजोआ से फैल सकता है, किसी कवक से फैल सकता है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बहुत स्पेशली ये बताई थी कि कई बच्चे, जैसे जब हमारे मन में सवाल आता है कि मलेरिया जो है कैसे फैलता है, तो हम जनरली बोल देते हैं मलेरिया मच्छर से फैलता है। लेकिन कहीं जब हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि मलेरिया होता किससे है, तो भी हम ये जवाब दे देते हैं कि मच्छरों से होता है। तो मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मलेरिया का जो रोग जनक है, रोग जनक किसको कहते हैं, जिससे कि रोग होता है। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं, जीवाणु विषाणु ये रोग जनक होते हैं। तो मलेरिया का रोग जनक प्लाज्मोडियम है, जबकि मलेरिया फैलता मच्छरों से है। यानी कि मच्छर उस प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेकर दूसरी जगह पे जाकर एक दूसरे को जो है फैलाते हैं, मीन्स किसी मनुष्य को काटते हैं उसको फैला देते हैं। ठीक है, इस तरह फैलाने का काम मच्छर का है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं रोग संचरण, ये यही टॉपिक है कि रोग कैसे फैलेंगे, फैलते कैसे, स्प्रेड कैसे होते हैं, और जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में संचरण कहते हैं और इंग्लिश में ट्रांसमिशन कहते हैं, कि कैसे फैलते हैं। जैसे अभी एक डिजीज गई है, आपको पता है वो बहुत ट्रांसमिट हो रही थी, है ना, स्प्रेड हो रही थी, तो यही संचरण है। अब ये संचरण क्या है, बहुत सी चीजों से फैलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोरोना जो अभी गया, सब उससे वाकिफ है, हम कह रहे थे कि वो लोगों के थूक से, लोगों के टच करने से, किसी वस्तु से, है ना, काफी चीजों से जो फैल रहा था, मोबाइल लैपटॉप से भी फैल रहा था। तो यही नॉर्मल संचरण की विधियां भी है, उससे ज्यादा कुछ हटके नहीं है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं आपके एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी में देखो क्या है, सब कुछ जो है मिक्स सा दे रखा है। मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट वाइज इसको करना सिखाऊंगी, क्योंकि देखो हम आगे जाने वाले हैं 10th में, बोर्ड आने वाली है। तो हर क्वेश्चन को ऐसे नहीं घिच पिच करके पैराग्राफ बना के लिख दें, अच्छे तरीके से आप उसको टॉपिक बना के लिखेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर भी, जो चेक करता है कॉपी, और आपको याद करने में भी आसानी होती है। तो ये ट्रिक मैं आपको अभी से चाहती हूँ कि आप इसको अभी से अपनी आदत में डाल लें, ताकि 10th में जाके आपको कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है कि 10th आप मुझसे ही पढ़ेंगे बायो, तो देखते हैं क्या रहता है। चलिए, सबसे पहले रोग का संचरण वास्तव में रोग जनक का संचरण है ना। हम कह रहे हैं कि रोग किससे हो रहे हैं, रोग जनक से हो रहे हैं, यानी कि वही हमारे कौन, वायरस है, बैक्टीरिया है ना, कोई भी प्रोटोजोआ है, कोई भी है, तो ये तो रोग जनक है, इनके कारण तो रोग हो रहा है। लेकिन ये जहां पे भी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि रोग दो प्रकार के होते हैं, संक्रमण और असंक्रमण। तो जो संक्रमण रोग है वो एक दूसरे में फैल रहे हैं, तो इनको जो फैलने का काम करा रहा है वो कोई और करा रहा है। तो अगर हम रोग संचरण यानी कि रोगों के फैलने की बात करें तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह सकते हैं कि हम इनडायरेक्ट वे में किसको फैला रहे हैं, रोग जनक को फैला रहे हैं, यानी कि जिससे कि रोग हो रहे हैं उनको फैला रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं, जो भी फैला रहे हैं। ठीक है, यह स्रोत या रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक निम्न प्रकार से होता है। अब हमारे पास दो विधियां हैं जिससे कि रोग फैलता है, जिसमें पहली विधि, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, संचरण के प्रकार, के संचरण कैसा होता है। तो एक होता है प्रत्यक्ष संचरण, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट,
डायरेक्ट ट्रांसमिशन। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपको पता है हर चीज की हिंदी और इंग्लिश इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम जब भी बड़े होंगे, जब आप 11th 12th में जाओगे ना, मैक्सिमम आपको इंग्लिश वर्ड्स ही ध्यान में रखने पड़ेंगे। और अगर आप बिल्कुल हिंदी में पढ़ोगे तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। तो मेरी अभी से ये कोशिश रहती है कि मैं हर वर्ड का आपको हिंदी या इंग्लिश बता दूं, तो आप उसे ध्यान रखें क्योंकि आपके आगे के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और दूसरी जो विधि हमारे पास होती है वो अप्रत्यक्ष होती है, मतलब इनडायरेक्ट। और जानबूझ के मैं कर्सिव भी नहीं लिखती क्योंकि कर्सिव में वही सबकी राइटिंग अलग होती है, सेपरेट लिखती हूँ ताकि आप थोड़ा सा उसको समझ सकें, है ना। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो विधि है। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट में क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट में ये कि मुझे रोग है और मुझसे आप बात कर रहे हैं और आपको रोग हो गया, तो मैंने उस रोगजनक को डायरेक्टली आपको दे दिया। बीच में कोई मीडियम नहीं था, बीच में कोई चीज नहीं थी जिसके थ्रू मैंने आपको वो रोग पहुंचाया। जैसे मैंने आपसे बात की, मेरे कुछ जो थूक है या सलाइवा है उसका कोई स्प्लिट आप पे गिर गया, है ना, और आप जो है उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। सबने सुना ही होगा अभी कोरोना में ड्रॉपलेट क्या होता है। तो ड्रॉपलेट आप पे गिर गया और वो ड्रॉपलेट किसी न किसी तरह आपकी बॉडी में चला गया और आपको हो गया, तो ये होता है डायरेक्ट। या मैं अपना ब्लड आपको दे दूं, डोनेट कर दूं, ब्लड डोनेशन कर दूं, तो ब्लड डोनेशन में मैं क्या करूंगी? डायरेक्ट मेरे ब्लड में कोई वायरस है, HIV है, कुछ भी है, और वही ब्लड मैं आपको दे दूं तो मैं डायरेक्टली आपको वो वायरस गिफ्ट में दे रही हूं, है ना। बीच में किसी का सपोर्ट नहीं है, बीच में किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसी विधियां होती है डायरेक्ट, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट होती है अप्रत्यक्ष वाली, कि किसी के थ्रू मैं आपको वो पहुंचाऊं। जैसे मान लो मैंने बोला तो इस रिमोट पे कुछ थूक वूक लग गया, है ना, या मेरे हाथों में कोई वायरस था जो मैंने इस रिमोट पे लगा दिया। अब कोई दूसरा पर्सन जो है इस रिमोट को टच करेगा तो उसको ये वायरस ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन मैंने डायरेक्टली उसको ट्रांसफर नहीं किया, मैंने इसके थ्रू उसको ट्रांसफर किया। रिमोट पे डल गया था, रिमोट से आगे गया है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। मतलब किसी के थ्रू होके जाना, किसी के सहारे होके जाना क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष। और हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है NCERT में, और इसी डायग्राम के साथ एक खिचड़ी पका के दे रखी है मिक्स सी, हम उसको अलग अलग करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, हाथ मिलाने से ये थूक के द्वारा, वायु के द्वारा इसको फैल रहा है। ये संक्रमित व्यक्ति है जिसको रोग हो रहा है, ये असंक्रमित व्यक्ति है, स्वस्थ वाला व्यक्ति। ये अपने कपड़ों के थ्रू या चाय पानी जूठे बर्तन के थ्रू इसको फैला सकता है। मच्छरों के थ्रू, मच्छर ने आपको काटा, आपके ब्लड में वायरस था, फिर उसी मच्छर ने उसको काटा, उसके ब्लड में वायरस चला गया, है ना। ग्लास के थ्रू, मच्छरों की कुछ कीट भी होते हैं, अभी हम सब पढ़ेंगे, जो रोगों को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। और किसी डॉग के थ्रू फैल गया, डॉग ने आपको काटा, आपका ब्लड उसके या कुछ भी उसके माउथ पे लग गया। जैसे डॉग के काटने से रेबीज होता है ना, आपको ध्यान है, रेबीज रोग जो होता है, वो रेबीज रोग का वायरस डॉग के सलाइवा में रहता है, फिर डॉग आपको काटता है तो आपको वो रोग हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं। और लैंगिक संसर्ग से भी होता है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट भी होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला प्रत्यक्ष या सीधा संचरण, है ना, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है सीधा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन। प्रत्यक्ष संचरण में रोगजनक स्रोत रोगी व्यक्ति से सीधे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाता है, ठीक है, सीधे पहुंच रहा है, कोई ऐसे बीच में है ही नहीं। डायरेक्ट आपने बात की, आपका थूक उस पे गिर गया, उसको रोग हो गया, तो ये होता है सीधा संचरण, डायरेक्टली। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी, बात करने से, या आपने आपका जूठा तो खैर बर्तनों पे जाएगा तो फिर वही हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये आप पे फैल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं रोगी व्यक्ति से संपर्क आने पे, कि आप रोगी है या कोई दूसरा रोगी है और आप उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, वही आप दोनों बात कर रहे हैं, है ना, क्या है हालचाल, बढ़िया, आपका जो थूक है वो वहां चला गया, तो उसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। कुछ रोग सामान्य सामाजिक संपर्क का मतलब वही आपसी बातचीत है ना, इस तरह से हाथ मिलाना है कि आपने उससे हाथ मिलाया, आपके हाथ में वायरस था, उसके हाथ में चला गया और फिर आगे ट्रांसफर हो गया, ठीक है। गले लगना है, इस तरह की चीजें।
ड्रॉपलेट जो सबसे पहला है। ड्रॉपलेट में क्या होगा, थूक जो आपका होता है या सलाइवा है ना। म्यूकस है, म्यूकस क्या होता है, जिसको हम थूक कहते हैं, उसी को म्यूकस कहते हैं। हमारे थूक में भी क्या होता है, सलाइवा यानी लार भी होती है, सलाइवा का मतलब लार, और म्यूकस भी होता है, श्लेष्मा भी होता है, ठीक है। कुछ रोगों में रोगी के खांसने, छींकने, बोलने, थूकने पर म्यूकस लार की अत्यधिक छोटी बूंदें वायुमंडल में निलंबित हो जाती है ना। यही हो रहा था कोरोना में कि आप एसी में बैठे हैं तो एसी में नहीं बैठना है, क्योंकि जैसे ही आपने बोला तो एसी की हवाओं में वो ड्रॉपलेट जो है वो क्या हो जाएंगी, वायु के अंदर चली जाएंगी वायरस के साथ, और फिर जब उसी एसी की हवा कोई और सांस लेगा तो उसकी बॉडी में चली जाएगी। ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है, क्योंकि अभी एक ऐसी बीमारी गई है जिससे आप सब कुछ वाकिफ है, तो ये समझना मेरे लिए लगता नहीं कि आपके लिए मुश्किल होगा। तो छोटी बूंदें वायुमंडल में चली जाती है, और फिर कोई दूसरा जब बोलेगा उसके एयर के साथ या सांस के साथ अंदर चली गई तो उसको वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। जैसे फेफड़ों के टीबी भी ऐसे ही फैलता है। सामान्य जुकाम देखा है आपने, अगर आपके घर पे किसी एक को जुकाम हो रहा है तो धीरे धीरे आपकी मम्मी को हो रहा है तो आपको हो जाएगा, ठीक है, आपके छोटे भाई को हो जाएगा। तो ये जुकाम भी वायरस से होता है। जनरली ये जो आपको ड्रॉपलेट वाले दिखेंगे ये जनरली या तो वायरस या किसी बैक्टीरिया से होने वाले रोग होते हैं, है ना। तो जैसे कि सामान्य जुकाम है, स्वाइन फ्लू है, ठीक है, ये सारी बीमारी आपने पढ़ी है। डिप्थीरिया आपने पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन आपने सुना होगा कि डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है बच्चों को। न्यूमोनिया सुना होगा, जिसमें फेफड़े वगैरह जो है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल उसके अंदर कफ सा भर जाता है, फेफड़ों पे इन्फेक्शन हो जाता है, एक जो है बैक्टीरिया आता है न्यूमोनी, उसकी वजह से हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से हो जाता है। काली खांसी में ऐसा होता है, बहुत भयंकर खांसी आती है। इसको काली खांसी इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसमें कालापन होता है, इसमें बहुत खांसी आती है और कई बार खांसी के साथ ब्लड भी निकलने लग जाता है, तो उसको हम कहते हैं काली खांसी, कुक्कर खांसी भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इनके लिए टीका भी लगाया जाता है, BCG का टीका, टीबी के लिए आपने देखा होगा, DPT का टीका, है ना, ये सारे टीके भी लगाए जाते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं बारे में सुना होगा। सारी आपको याद नहीं करनी है, जो आपको याद रह जाए, मतलब जैसी जिसकी श्रद्धा। मैं सारे एग्जाम्पल आपको शो कर रही हूं, ठीक है। चलिए, लैंगिक संपर्क, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, तो हस्बैंड वाइफ है तो उनमें क्या होगा भाई, फिजिकल रिलेशनशिप बनेगा, सेक्सुअली रिलेशनशिप बनेगा। तो कई ऐसी डिजीज होती है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, जैसे कि गोनोरिया है, सिफेलिस है ना, एड्स है। एड्स भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिट, हालांकि एड्स का सेक्सुअलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो एड्स का वायरस होता है HIV, ये हमारे अगर मेल है तो उसके स्पर्म के साथ भी चला जाता है ना, उसके साथ जो लिक्विड है, सीमन है, उसके साथ भी चला जाता है। तो जब दोनों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप होगा, मीन्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में मान लो फिजिकल रिलेशनशिप है, तो उसको अगर एक को भी एड्स है, HIV वायरस है, तो उसके साथ रिलेशन बनाने वाले को भी क्या हो सकता है, वो वायरस फैल सकता है। ऐसे और भी होते हैं, जैसे मैंने नाम लिया गोनोरिया। गोनोरिया भी क्या है, एक सेक्सुअली डिजीज है। इसमें हमारे जो सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों के, तो उस जगह पे इचिंग होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, सूजन आ जाती है, कई बार जो हमारे सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो पकने लग जाते हैं ना, पस फॉर्म हो जाता है। तो ये बीमारियां होती है। ये कैसे फैलती है, फिजिकल, अगर आप किसी से रिलेशनशिप बनाओगे, जैसे आजकल भाई मॉडर्न जमाना है, सबको पता है, आजकल लोग जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, है ना, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और बचना चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं तब भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हो, ठीक है। जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये मैंने बता दिया। अच्छा, इसको रोके कैसे, मान लो चलो आपको नहीं पता है कि आपका पार्टनर क्या है, हालांकि हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप यूज करते हो कॉन्डम, है ना, कॉन्डम हम कहते हैं कि सिर्फ कॉन्डम ये नहीं है कि वो जो गर्ल है उसको प्रेगनेंसी से बचा रहा है, कॉन्डम बीमारियां होने से भी बचाता है। क्योंकि कॉन्डम में क्या होता है, बीच में बैरियर आ जाता है जिससे कि
अगर कोई वायरस या बैक्टीरिया मेल को कोई बीमारी है तो फीमेल तक नहीं फैलती। तो ये एक रोग संचरण को रोकने की भी विधि है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि परिवार नियोजन में ही काम नहीं आ रहा कॉन्डम, बीमारियों से भी बचाता है। और भी मेथड्स होते हैं जो आप थोड़ा सा हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे। फिर है अप्रत्यक्ष संक्रमण या संचरण बोल दो, ठीक है, संचरण भी बोल सकते हो क्योंकि संक्रमण ही संचरण है, ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। संक्रमण मतलब वही फैलना, संचरण मतलब भी फैलना। अब ये कैसे हो रहा है, ये डायरेक्टली नहीं हो रहा, ये किसी के थ्रू हो रहा है, जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था कि मेरी ड्रॉपलेट इस पे गिर गई रिमोट पे, और ये रिमोट मैंने आपको दे दिया और फिर इस रिमोट से आपके पास वो बैक्टीरिया पहुंचा। यानी कि ऐसा बोल दो कि आपको उस बैक्टीरिया को कोई कार मोटरसाइकिल मिल गई है जिससे कि वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैल रहा है, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इनडायरेक्ट है। कुछ रोगजनक रोगी व्यक्ति या स्रोत से किसी माध्यम द्वारा, है ना, इनको क्या लगेगा बीच में, मीडियम लगेगा कोई, कुछ ना कुछ इनको चाहिए जाने के लिए, ये ऐसे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अच्छा, इस चीज को आप समझ के चलें कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई रोग प्रत्यक्ष हो रहा है तो वो अप्रत्यक्ष वाले से नहीं होगा, है ना। जैसे कोरोना डायरेक्ट भी हो रहा था, आप एक दूसरे से बात कर रहे थे तब भी हो रहा था, प्लस चीजों से भी हो रहा था, जिन चीजों पे वो गिर रहा था। तो दोनों ही तरह से कोई रोग हो सकता है। कुछ लोग दोनों तरह से होते हैं, जैसे डायरेक्टली भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष, जैसे कि एक एग्जांपल कोरोना है। और कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्ट वे में या अप्रत्यक्ष रूप में नहीं भी हो, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हैं। इसमें सबसे पहला है वायु। भाई सबसे बेस्ट जो है माध्यम वो क्या है, वायु। सब जगह वायु है, वह सब जगह वायु फैली हुई है। आपने अभी मैंने बोला तो मेरे वायरस फैल गए सब जगह। अब इस रूम अभी बंद है, कोई इंटर होगा तो वो वायु के जो भी पार्टिकल्स हैं जिसमें कि वायरस छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, वो उसके अंदर चला जाएगा। तो अब मैंने उसको डायरेक्टली बात करके ट्रांसफर नहीं किया, वो मेरे सामने नहीं है व्यक्ति, मैंने यहाँ पे अपना जो है वायरस छोड़ रखा है, वो जब इंटर करेगा तब उसको हो जाएगा। तो ये कैसे हो रहा है, वायु के द्वारा हो रहा है। डायरेक्टली मैंने उसको कुछ नहीं किया, डायरेक्ट मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, ना मैंने उससे बात की ना मैंने उससे कोई कांटेक्ट किया, वो इनडायरेक्ट वे में हो रहा है, ठीक है। एयर से जैसे होते हैं कुछ रोगाणु हवा के माध्यम से धूल के कणों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचते हैं। फिर है जलजन्य। जलजन्य में क्या हो गया भाई, जैसे कि कोई हम पढ़े थे प्रोटोजोआ, अमीबा पढ़ा था हमने, अमीबियासिस, लिशमेनिया, है ना, एस्केरिस, टीनिया सोलियम, फ्लैटवर्म, जो लास्ट हम पढ़ के आए। प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं, तो प्रोटोजोआ से होने वाले जितने भी रोग हैं वो क्या होंगे, पानी में रहते हैं, है ना। कई बार आप कुएं से, जैसे कि अब तो हमारे घरों में कनेक्शन होते हैं, लेकिन आज भी कई गांव हैं जो तालाबों से पानी लाके पीते हैं या कुएं में से निकाल के पानी पीते हैं। तो इन पानी में क्या हो सकते हैं, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हो सकता है उसमें एस्केरिस हो। वो दिखते नहीं है बेटा, बहुत छोटे होते हैं, माइन्यूट होते हैं बहुत, है ना। छान के अगर पिया है तो ठीक है, छान के तो ये प्रोटोजोआ चलो निकल जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपकी नॉर्मल छन्नी में नहीं छन पाते, फिर भी वो पानी के थ्रू चले जाते हैं। तो ऐसी चीजों में पानी जो है वो क्या बन जाता है, फिर आपका माध्यम बन गया, डायरेक्टली वो आपके अंदर नहीं आया है। या आपने, जैसे कई लोग होते हैं जो सफाई का ध्यान नहीं रखते, जैसे कुछ चीजें, जैसे अगर मैं आपको बात करूं अमीबियासिस, अमीबियासिस पढ़ी थी हमने लास्ट, ये नाम लिखा था हमने, अमीबा से होने वाली डिसेंट्री जिसको हमने कहा था, पेट वेट जो है आंतें खराब हो जाती है। इसमें क्या होता है, और वो टीनिया सोलियम भी, एक टीनिया पढ़ा था हमने, फ्लैटवर्म, फीताकृमि जिसको हमने हिंदी में कहा था। बेटा हिंदी इंग्लिश अभी से इसको टैपवर्म कहते हैं इंग्लिश में, है ना। वो बड़ा सा जो मैंने आपको कहा था, लंबी ऐसी टेप जैसा दिखाया था, छोटा छोटा सेगमेंट था उसके अंदर, है ना। वो क्या होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और जब हम पॉटी करते हैं तो पॉटी के साथ भी निकल जाता है।
तो जो लोग जहाँ पे शौचालय नहीं है, बाथरूम टॉयलेट नहीं है, वो क्या करते हैं? वो जंगलों में जाते हैं या नदी के किनारे। देखा, ये कोई मैं वो बात तो कर नहीं रही हूँ, सभी को पता है ये चीज़ें। जहाँ पे नहीं है वो नदी या नालों में करते हैं। अब वही नदी का पानी बह के कहीं और जा रहा है, तो उसके साथ वो टीन या सोडियम भी जा रहा होता है। फिर कुछ लोग उसी से कपड़े धो रहे हैं, उसी को पी रहे हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जल की हेल्प से भी, यानी कि पानी से भी ये रोग संचरित होते हैं। अब डायरेक्टली उसने उसको नहीं फैलाया, उसने तो वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब वो वेस्ट नदी के थ्रू कहीं से जा रहा है, तो जल के द्वारा फैलते हैं। जल जन्य संक्रमण को व्यापक रूप से जल के माध्यम से सभी खाद्य पदार्थ, अच्छा खाद्य पदार्थों में भी, जैसे उसी जल से किसी ने खाना बना दिया, तो अगर वो बैक्टीरिया, देखो कुछ बैक्टीरिया तो होते हैं उबालने से मर जाते हैं, लेकिन सारे बैक्टीरिया उबालने से नहीं मरते। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं, मैं आपको बताती हूँ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी नहीं मरते। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम आप अभी से याद कर लें, क्योंकि आगे भी आपको याद करना पड़ेगा, थर्मस इक्वेटिकस। ये ऐसा बैक्टीरिया है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही रहता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसके कोई मायने नहीं रखते, आप उबाल लो जितना उबालना है पानी को, मरेगा ही नहीं। तो कटे हुए फल, देखा आपने सब्जियों वालों को, पानी छिड़क रहे हैं, सब्जियां ताजी ताजी ले लो, है ना। वो पानी कहाँ से आया है, नदी से आया है, तालाब से आया है, कुछ पता नहीं है। संदूषित फलों के रस, आप जूस बना रहा है, जूस बनाने वाला, आजकल आपको मार्केट के हाल पता ही है, जूस में वो पानी मिला रखा है गंदा, छी छी छी। पानी पताशे जो आपके फेवरेट हैं, कहाँ से ला रहा है पानी, क्यों ला रहा है, कैसे हाथ हैं, कुछ पता नहीं है, ठीक है। खुले में रखी चाट सब आ रही है, मतलब आपका सारा खाना पीना मैं छुड़ा दूंगी, चिंता मत करो आप, है ना। ऐसी ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है छोड़ देंगे सब कुछ। आदि के माध्यम से फैलने वाले रोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, इसमें पानी तो है ही, दूसरी बहुत सी चीजें हैं, है ना। मान लो कि मक्खी है, अभी मक्खी की भी बात आएंगे, चलो करेंगे मक्खी की बात। जैसे टाइफाइड, हेजा, पेचिस, पोलियो, पीलिया, ये सब डिजीज है। इसमें से आपको जो याद हो जाए, ये सब पानी, गंदे पानी से फैलने वाली चीजें हैं, है ना। अब क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आते हैं, ये डिपेंड करता है आपके स्कूल में कैसे, या तो डायरेक्टली पूछ ले संक्रमण की विधियां बताओ, है ना, या आपको पूछ ले जल से फैलने वाले रोगों के नाम बताओ, तो 2-3 थोड़े से नाम आप याद रखें। फिर है वस्तुजन्य, ये तो मैं आपको वो रिमोट वाला जो एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। अजीवित वस्तुएं, नॉन लिविंग थिंग है, रिमोट है, पेन है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है। जैसे कपड़े, किताबें, सेलफोन, दरवाजों के हैंडल, मेज, कुर्सी, पेन, चादर, तकिया, तौलिया। आपने देखा हॉस्पिटल में जब भी कोई मरीज रिलीज होता है तो उसकी बेडशीट और तकिए धोए जाते हैं, है ना, फिर नए बिछाए जाते हैं, कि अगर वो मरीज जो था, हमें पता हो या ना हो, उसको कोई बीमारी है ऐसी फैलने वाली, तो ताकि दूसरों को ना फैले। कंगा है, आदि से तो हानिकारक नहीं है, लेकिन रोगजनक को पना देते हैं। ये वैसे इन्फेक्टेड नहीं है, लेकिन इनके थ्रू क्या फैल रहा है, रोगजनक फैल रहा है, वो वायरस या वो बैक्टीरिया फैल रहा है। ये समझ गए होंगे, इसमें कुछ समझाने जैसा है नहीं। बिना धुले हाथ, भाई आजकल तो ऐड देख ही रहे हैं आप, है ना, लाइफ बॉय, डेटॉल्स, हैंड वॉश और फलाना 99% जर्म्स मिटाए। तो इसमें कुछ मेरे हिसाब से बिना धुले हाथ वाला कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आता ही है। बिना धुले हाथ, विशेषकर नाखूनों में अनेक प्रकार के रोगजनक रहते हैं। लंबे लंबे नाखून किए रहते हैं, है ना, सीधे हाथ में, लड़कियों को बड़ा शौक है, मुझे नहीं है, तो छोटे ही हैं मेरे। फिर क्या होता है, वो ऐसे खाएंगे तो भाई नेल्स भी कितने भी साफ कर लो, जम्स तो उसमें जा ही रहे हैं। कृमियों के अंडे, जो हमें दिख ही नहीं रहा है, इतना छोटा सा पिग्दू सा जो बैक्टीरिया है वह दिख ही नहीं रहा है, उसको क्या निकाल लोगे आप नेल्स में से, उसके अंडे। प्रोटोजोवंस जो मैंने बात की अभी, के सिस्ट। सिस्ट क्या है, देखो प्रोटोजोवा जब अंडे देते हैं, है ना, आप ऐसा समझ लो प्रोटोजोवा के बच्चे या अंडों को सिस्ट कहते हैं, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हैं सिस्ट वर्ड समझने के लिए। ऐसा समझ सकते हो कि इनके जो अंडे या बच्चे होते हैं ना, वो ऐसे कड़क अंडों की फॉर्म में रहते हैं, इसको सिस्ट कहते हैं। यह इन गंदे हाथों से खाद्य पदार्थों या खाते समय मुंह तक स्थानांतरित हो जाते हैं। एस्केरिस आ गया, प्रोटोजोआ, एस्केरिस का नाम लिया था मैंने। टाइफाइड भी फैलता है, अब टाइफाइड जल से भी फैलता है और गंदे हाथों से भी फैलता है। हेजा आदि इसी प्रकार के संचरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
ऑर्थोपोड्स। ऑर्थोपोड्स क्या है? ऑर्थोपोड्स में देखो, ऑर्थोपोडा हमने पढ़ा है, आप क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, पढ़ चुके हैं हम चैप्टर। ऑर्थोपोडा के अंदर मैंने आपको बताया था इस एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ जो है वो ऑर्थोपोडा है। और इसमें मैक्सिमम क्या आते हैं? सारे कीट, जितने भी कीड़े आप देखते हैं, इंसेक्ट्स, मैक्सिमम इसमें इंसेक्ट्स है। और भी है पानी में रहने वाले, कुछ प्रॉन्स हैं, है ना, फिशेस भी हैं कुछ स्पेशल टाइप की, जैसे कि वो अलग अलग प्रॉन्स ही है। तो इनमें क्या आते हैं? इंसेक्ट्स भी आते हैं, कीट भी आते हैं, यानी मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, जितने भी आप आसपास देख रहे हैं ना, सब ऑर्थोपोडा के। यहाँ तक कि आपका वो जो कनखजूरा है ना, ऐसा कनखजूरा जिसके वो पैर होते हैं, है ना, वो भी इसी में आता है। तो मच्छरों से और मक्खियों से होने वाले रोग जो हैं वो किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा वाहक आ जाएंगे। मनुष्य का खून चूसने वाले कुछ कीट है ना, जैसे कि जुए, कीट ही है, जुए भी, खटमल, जुए, ये सब ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं। खटमल है ना, जुए, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइस, जो सर में हो जाती है ना, सर में रहती है, खून चूसती रहती है। रोग जनकों के वाहकों का काम करते हैं। मच्छर है, मच्छर भी इसी कैटेगरी में आएगा आपका, खून चूसता है। और स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मच्छर जो है, जैसे कि हम मलेरिया का ही एग्जांपल ले ले, मलेरिया के जो जिसकी वजह से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है? मच्छर के अंदर रहता है, मच्छर के ऐसे सलाइवा के अंदर। फिर मच्छर जब आपको काटता है तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आ जाता है। तो ये मच्छर एक बहुत बड़ा जो है, क्या है? मलेरिया को फैलाने वाला। और वो भी कौन सा? मादा एनाफिलीज। स्पेशली मैंने आपको कहा था कि मादा एनाफिलीज जो है वो फैलाती है, इस बात को ध्यान रखिए। नर नहीं फैलाता, मेल बेचारे बहुत सीधे नहीं फैलाते। अभी इसकी एक चीज मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं फैलाते। क्योंकि मेल्स जो होते हैं, यानी कि मच्छर, नर मच्छर होता है, वो खून चूसता ही नहीं है। नर मच्छर तो फूलों का जूस चूसता है बेचारा, शाकाहारी है। सिर्फ मादा खून चूसती है। वह आप बोलेंगे, वो जोक आपको याद ही होंगे लेना, फीमेल की कि हाँ महिलाएं खून चूसती है, नर तो बेचारे सीधे होते हैं। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, है ना। महिलाओं का ही काम होता है, जैसे मैं आ जाती हूँ रोज आपका खून चूसने बायो लेकर। तो ये जो है क्या है, मच्छर करते हैं। अब क्यों? और इनको भी खून वैसे नहीं चाहिए। इनको क्या होता है, इनके जो अंडे हैं, इनके जो बच्चे हैं इनके अंदर, उनको पोषण देने के लिए इनको मनुष्य के खून की जरूरत होती है। मनुष्य के खून की प्यासी होती हैं ये मादा एनाफिलीज। वैसे इनको भी जरूरत नहीं है खून की, लेकिन इनके अंडों को पोषण देने के लिए इनको जरूरत होती है जनन के टाइम, रिप्रोडक्शन के टाइम। और नर तो फूलों का जूस ही चूसते हैं, बेचारे शाकाहारी हैं। यह कीट मनुष्य को काटते समय रोग जनकों को अनचाहे रूप से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। उनको नहीं पता है, इनको नहीं पता है मेरे अंदर प्लाज्मोडियम है, और सारी मादा एनाफिलीज में प्लाज्मोडियम हो ये भी पक्का नहीं है ना। वरना तो हर मच्छर के काटने से आपको क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा। इनको पता नहीं, ये बेखबर है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं। प्लाज्मोडियम इनके अंदर, इनको क्या पता। तो कैरियर इनके अंदर है, वेक्टर इनके अंदर है, इनको ये चीज पता नहीं है, ये अनचाहे रूप से। प्रमुख आर्थ्रोपोडा के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला नाम आता है हमारी क्वीन का, यानी कि एनाफिलीज मच्छर। और ये फीमेल है, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मच्छर। यहाँ लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसके अंदर प्लाज्मोडियम होता है और ये मलेरिया फैलाती है, ठीक है, कराती नहीं है। क्यूलेक्स मच्छर, एक क्यूलेक्स मच्छर होता है, सुने होंगे आपने, ये फाइलेरिस फैलाता है। अब ये फाइलेरिस क्या है? वही हाथी पांव रोग है ना, जिसमें पांव हाथी जैसा हो जाता है, देखा था ना पिक्चर, हाथी पांव रोग फैलाता है। उसका जो रोग जनक है वुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई, वो इसके अंदर रहता है, क्यूलेक्स के अंदर। फिर ये क्यूलेक्स आपको काटता है तो आपको हो जाता है वो रोग। एडीज मच्छर, ये अलग अलग मच्छर के प्रकार हैं। डेंगी यानी कि डेंगू फैलाता है, फाइलेरिस भी फैलाता है ये। चिकनगुनिया, सैंड्स फ्लाई जो काला जार फैलाती है। काला जार मैंने आपको बताया था लिशमेनिया से फैलता है ना, बुखार आता है इसके अंदर बहुत ज्यादा, है ना, लिशमेनिया से फैलता है, काला जार कहते हैं इसको, है ना, ब्लैक। ये साउथ अफ्रीका साइड में आपको ज्यादा देखने को मिलता है, हमारे इधर इतना है नहीं। एक ये सीसी फ्लाई, ये बहुत फेमस है, देखो इसकी स्पेलिंग बढ़िया है, इसको इस स्पेलिंग पे मत जाना, ये सीसी फ्लाई ही बोलते हैं इसको। जब हम छोटे हुआ करते थे
जैसे मैं, आपको पता ही है मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो बहुत टाइम मतलब शुरू से ही मैंने ये प्रैक्टिस की। जैसे मैं आज आपको कहती हूँ कि साथ साथ इंग्लिश करते रहो, तो वैसे मैंने भी इंग्लिश पे उसी टाइम से ध्यान देना शुरू किया था। तो आज ऐसा है कि मैं जितनी इंग्लिश में बोल सकती हूँ उतना ही हिंदी में भी बोल सकती हूँ इन सब वर्ड्स को, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाती थी भी, पढ़ाया भी है मैंने 4 साल, तो अब पढ़ा रही हूँ हिंदी मीडियम के बच्चों को, तो मैं पहली बार ही पढ़ा रही हूँ ऐसा समझ लो। इससे पहले इंग्लिश मीडियम बच्चे ही पढ़ाती थी। तो हम जब सीख रहे थे यही थोड़ा थोड़ा इंग्लिश करना आपकी तरह, तो हम इसको सेक्सी फ्लाई बोलते थे। अब पता नहीं क्यों ही बोलते थे, हमारी मैम ने हमको सिखाया था सेक्सी फ्लाई, तो हम सेक्सी फ्लाई बोलते थे। बाद में जब हम थोड़े से बड़े हुए, समझदार हुए, तो हमें पता चला कि इसका सीसी फ्लाई ही है प्रोनाउंसिएशन, ये टी तो साइलेंट है ना। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सीखनी चाहिए। अच्छा, इनसे क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस, ये भी हमने पढ़ा है वहाँ पे। और अभी कल या परसों वाली जो आपने क्लास देखी होगी लास्ट क्लास, उसमें भी सोने की बीमारी हो जाती है जिसमें आदमी खड़े खड़े सो जाता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये किससे होता है, ये ट्रिपनोसोमा से होता है ना। घरेलू मक्खी, अच्छा ये किससे होता है, ये तो मुझे नहीं लगता आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको याद नहीं रखना, ये तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए बता देती हूँ, है ना। घरेलू मक्खी वो तो भाई खजाना है बीमारियों का, ये तो मैंने जितनी लिखी है वो कम ही है। सोचो जरा, है ना, एक मक्खी कोई पॉटी करके गया है, सब बोल रही हूँ ना मैं, आपकी सारी खाने पीने की चीज़ें आज छुड़वा के रहूँगी। इसको बनाया भी मैंने आइसक्रीम का स्कूप जैसा है। ये पॉटी करके गया है कोई, इसके अंदर बैक्टीरिया है, वायरस है, जो भी आप समझ लो। अब प्यारी हमारी मक्खी जिसका फेवरेट खाना पॉटी होता है ना, ये आई, इस पे बैठी, इसके हाथों पैरों पे जो है चिपक गया गंदा गंदा। अब यही मक्खी आप दूसरी जगह पे बढ़िया सी चाट पकौड़ी खा रहे हो, इधर उस पे आके बैठी है, आओ बैठो चाट पर बैठी थी। आज चाट वाले ने उसी चाट में से उठा के आपको चाट बना के दिया, आप उंगलियां चाट रहे हो चाट की, है ना। देखो सोचो क्या हुआ होगा आगे, आप खुद समझदार हो। इसीलिए हम कहते हैं खुली बाहर की चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए, ठीक है। चलो नुकसान करती है भाई, आपको लगता होगा कि नहीं हम तो खा रहे हैं इतने सालों से हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट है ना। जैसे जैसे आप बड़े होंगे धीरे धीरे आपको इफेक्ट करती है। और कुछ बीमारियां मैंने आपको कहा आपको पता भी नहीं होती, 5-10 साल बाद आपको इफेक्ट करती है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी जबान को, चटोरी जबान को थोड़ा कंट्रोल में रखें, ठीक है। ये वाली बात जो मैंने आपको समझा दी कि मच्छरों में केवल मादा मच्छर ही मनुष्य का रक्त चूसती है, महिलाएं हैं खून चूसने वाली, नर तो बेचारे सीधे हैं। नर मच्छर पादप रसों पर निर्भर करते हैं, है ना, प्लांट का जूस पीते हैं, फूलों का जूस पीते हैं, शाकाहारी है बेचारे, ठीक है। चलो तो इसके साथ ही आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए